डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय क्लास 9 के साइंस यानी कि विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हमने रेडी किए हैं पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको देखकर और किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको एनालाइज करके आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर आए। और इस बार जो आपका एग्जाम 7 फरवरी को होने वाला है उसमें ये सारे क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। और हम लगातार आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9 के मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश से रिलेटेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार अपलोड करें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और बहुत ही कम समय में आप बहुत सारे क्वेश्चंस जान सके कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ शेयर करना ताकि उनको भी आइडिया लग सके कि अच्छा हमारे नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। और देखिएगा एग्जाम हॉल में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी अपने दोस्तों और भाई बंधुओं से जरूर शेयर कीजिए। चलो समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोर्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यहां पे नॉट वर्ड हमेशा ध्यान रखना है। बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना, चलो इसका देखते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सही कथन है। हमको पूछा है सही नहीं है, ये तो सही है बेटा, क्योंकि फोर्स जो है बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है। जैसे देखिएगा आटे को बिल्कुल गुथा जाता है ना तो उसका आकार चेंज हो जाता है। इसका बल स्थिति को बदल सकता है, बिल्कुल बेटा। फोर्स लगाओगे उसकी दिशा बदल दोगे आप, गति बदल दोगे। ठीक है, कोई चीज यहाँ पे ऐसे उस पर आप फोर्स लगाओ तो उसकी स्पीड बदल जाएगी ना। इन द स्टेट ऑफ मोशन मतलब उसकी दिशा और गति आप बदल सकते हैं, ये भी सही बात है। हमको तो गलत चाहिए ना कि सही नहीं है। फोर्स कैन डिस्पेयर ऑब्जेक्ट, बल वस्तु को गायब कर सकता है। नहीं बेटा, बल वस्तु को गायब कर सकता है, ये गलत हो गया। ठीक है, फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और क्या है रिपल्सिव, मतलब कि बल जो है आकर्षक और प्रतिकर्षण मतलब हो सकता है। जैसे आपने देखा ना मैग्नेटिक भी फोर्स है, उसमें आकर्षण होता है। अगर जैसे कि जो चुंबक के जो पोल है, ठीक है, जैसे साउथ पोल है, यहाँ ये साउथ पोल है, मान लो ये ऐसा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इधर ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और सेम सेम पोल अगल बगल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। तो ये भी क्या है, फोर्स है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी सही है। ये तो फोर्स के बारे में ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी करेक्ट है, और सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्टली वाइब्रेट फ्रॉम द साउंड इन ह्यूमन ईयर। मानव कान में ध्वनि सबसे पहले कौन सा हिस्सा कंपन करता है। अच्छा, कहा जा रहा है कि मानव कान में ध्वनि से सबसे पहले कौन सा हिस्सा कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो देखो बेटा, जब भी जो ध्वनि होती है तो जो साउंड वेव है सबसे पहले जो ईयर ड्रम होता है ना, ईयर ड्रम जिसे हम कहते हैं कान का पर्दा, उसको वाइब्रेट करता है। फिर वो वाइब्रेशन अंदर जाता है और इनर जो ईयर रहता है, ठीक है, वहां तक पहुंचता है। फिर इसके बाद जो ये वाइब्रेशन है इसको वहां भेजा जाता है इनर ईयर के द्वारा, मतलब कि जो आंतरिक कान जो होते हैं उनके द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है। फिर जाकर वो साउंड हमको सुनाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से हिस्से को, कान के ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे को वाइब्रेट करता है। याद रखिएगा, ध्वनि से जो साउंड वेव से सबसे पहले कौन सा हिस्सा वाइब्रेट होता है, ईयर ड्रम। सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, द डिफरेंस बिटवीन साउंड ऑफ लायन एंड मॉस्किटोज। शेर और मच्छर की ध्वनि में क्या अंतर है। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लाउडनेस का कॉन्सेप्ट है, और एक किसका है, एक फ्रीक्वेंसी यानी पिच का, तारत्व का। ठीक है, किसी किसी की आवाज भारी होती है। भारी आवाज किसके कारण होती है बेटा, एम्पलीट्यूड के कारण। ठीक है, साउंड में ज्यादा लाउडनेस कैसे होता है, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। और जो तारत्व है यानी तीखी जो ध्वनि आती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, साउंड के फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो तो क्या होगा, शेर और मच्छर की ध्वनि में पहले अंतर क्या होगा, शेर की आवाज जो होगी भारी होगी, और मच्छर की जो आवाज होगी, जो साउंड होगा वो तीखी होगी, उसकी पिच बिल्कुल हाई होगी। तो सिंपल सी बात देखो, लायन साउंड हैज मोर लाउडनेस, बिल्कुल शेर की ध्वनि में अधिक प्रबलता होगी, लाउडनेस होगी। ठीक है, और मॉस्किटो साउंड हैज मोर पिच, बिल्कुल सही बात है। और जो मच्छर की ध्वनि में ज्यादा पिच होगी। और ये डिपेंड किस पे करी बेटा, ये प्रबलता, ये एम्पलीट्यूड,
ठीक है, साउंड ऑफ वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड, साउंड का जो एम्पलीट्यूड, आयाम अधिक होगा तो प्रबलता अधिक होगी। ठीक है, और ये पिच अधिक कब होगा, यानी कि तारत्व अधिक कब होगा, जब साउंड की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। तो जो मॉस्किटो जो साउंड निकालती है उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, इसलिए उसका पिच हाई होगा। तीखी आवाज, जैसे महिलाओं की और पुरुषों की आवाज में बात करें तो पुरुषों की आवाज में भारीपन होता है, उनका लाउडनेस ज्यादा होता है, लाउडनेस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड के कारण, साउंड के एम्पलीट्यूड के कारण। ठीक है, और जबकि इसमें जो महिलाओं की आवाज होती है वो तीखी होती है, उसमें पिच हाई होता है क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ओके बेटा, चलो तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। मतलब समझो भारीपन जो रहेगा वो एम्पलीट्यूड के कारण है, जो लाउडनेस रहेगा वो एम्पलीट्यूड के कारण है, और जो जो आवाज तीखी होगी, जिसकी तारत्व अधिक होगी, पिच हाई होगी, वो फ्रीक्वेंसी के कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये हो गया क्लियर। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन वायर। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी तार में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, बताओ। वोल्ट मीटर? नहीं बेटा, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभवांतर को मेजर करने के लिए किया जाता है, ये तो गलत है। अमीटर? हाँ जी, अमीटर हो सकता है। किसका अमीटर बेटा? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, और स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर होता है। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के लिए गैल्वेनोमीटर, और यहां पूछा है कि नॉर्मल किसी तार में विद्युत धारा मेजर करना है तो अमीटर है। चलो फोर्थ हो गया। फिफ्थ में देखिए बेटा, इमेज कैन बी फाउंड फ्रॉम, प्रतिबिंब डैश 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 से बन सकती है। प्लेन मिरर से प्रतिबिंब बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्लेन मिरर से कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है या रियल बनता है, वस्तु के आकार का बनता है या वस्तु से बड़ा बनता है या छोटा बनता है, मतलब वस्तु के आकार का बिल्कुल सेम टू सेम, या फिर वस्तु से बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा या ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। ठीक है, उसे आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हो कि नहीं, ये सारी चीजें मुझे बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा आप सभी के। इसके बाद तो ये सब मैंने पढ़ा रखा है, पहली बात आपको सब कुछ जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, वाटर सरफेस, जल की जो शांत सतह रहेगा, ठीक है, आपको जल दिखेगा, शांत है, अब उसमें देखोगे तो प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है, और साइनी मेटल सरफेस, चमकदार धातु की सतह होगी, उसमें भी आपका प्रतिबिंब दिखेगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बेटा। अब ये देख लो जरा, व्हाट इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड। ठीक है, मतलब कि बोला रहा है कि कांच की छड़ के द्वारा कौन सा चार्ज एक्वायर्ड किया जाएगा, व्हेन इट रब्ड विथ सिल्क। जब कांच की छड़ी को रेशम से रगड़ा जाएगा तो वह कौन सा आवेश प्राप्त करेगा, मतलब कौन, कांच की छड़ कौन सा आवेश, उसमें कौन सा चार्ज आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो बेटा याद रखना, एक चीज बिल्कुल मानी जाती है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जा रहा है तो कांच की छड़ में पॉजिटिव चार्ज आता है, धनात्मक आवेश आता है। क्यों? क्योंकि जब कांच की छड़ को रेशम से, सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें मूव कर जाते हैं, रेशम में, यानी सिल्क में। तो अब इलेक्ट्रॉन उसमें चलेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, तो रेशम की छड़ हो गई, मतलब कि जो रेशम जो सिल्क है वो नेगेटिव चार्ज, और जो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन गए, मतलब ये हो गया आपका पॉजिटिव। कौन सा? कांच की छड़। और ये माना जाता है, याद रखना बेटा, कांच की छड़ के बारे में आपसे पूछा जाए कि कांच की छड़ में कौन सा चार्ज रहेगा जब उसको रेशम से रगड़ा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कांच की छड़ में पॉजिटिव चार्ज होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष से क्या तात्पर्य है? प्रकाश वर्ष, तो याद रखना, प्रकाश वर्ष आपको लग रहा है सर प्रकाश से, लाइट से रिलेटेड है क्या? नहीं बेटा, लाइट से रिलेटेड नहीं, प्रकाश वर्ष किससे रिलेटेड, जरा देखिए क्या मतलब है इसका। ये है डिस्टेंस, दूरी से रिलेटेड है बेटा। अब देखो, एक वर्ष में किसी तारे की चमक, बिल्कुल नहीं, तारे लाइट से रिलेटेड है ही नहीं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश द्वारा तय किया गया समय, ये भी नहीं है बेटा। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ 1 ईयर, बिल्कुल करेक्ट है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, एक ईयर में, 1 ईयर में तय की गई जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश की गति नहीं बेटा, प्रकाश की गति नहीं, प्रकाश की दूरी, जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज नीडेड टू चेंज रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इनटू कोल एंड पेट्रोलियम। पौधों और जानवरों के अवशेष को कोयला और पेट्रोलियम में बदलने के लिए क्या आवश्यक है, बताओ बेटा। क्या पौधे और जानवरों के अवशेष जो मिट्टियों के नीचे, धरातल के नीचे लाखों करोड़ों वर्ष से दब गए हैं,
वो कैसे चेंज हो रहे हैं बेटा पेट्रोल मतलब कि पेट्रोलियम और कोयले में, क्योंकि जो ये देखो ये सब फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन बनते कैसे हैं? जो ये पेड़ पौधों के अवशेष हो गए, ठीक है, जीव जंतु हैं, उनके शरीर हो गए, लाखों करोड़ वर्ष से जमीन के नीचे दबे हुए हैं, वहां हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से वो धीरे धीरे इसमें कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बताओ बेटा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जरूरत पड़ती है, याद रखना। और बताओ बेटा ये कोयला कैसे बनता है? कोयला जो होते हैं पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, जो लाखों करोड़ों वर्ष से नीचे दबे हुए हाई टेम्परेचर प्रेशर से वो कोयले में बदल जाते हैं। अब जो पेट्रोलियम होते हैं वो जलीय जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, जो आगे चल के पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जरा देखें हम। क्वेश्चन नंबर 9 है विच टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज्ड फॉर प्रेशर कुकर हैंडल एंड अदर हीटिंग एप्लायंस। कहा जा रहा है कि प्रेशर कुकर के हैंडल और अन्य उष्मीय उपकरणों में किस प्रकार की प्लास्टिक का यूज होता है। देखो उसके हैंडल को हम पकड़ते हैं ना, तो हमको गर्म नहीं लगता, तो पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा हैंडल यूज किया जाता है जो ऐसे गर्म नहीं होता, जिससे देखिए पूरा बर्तन गर्म रहेगा लेकिन उसका हैंडल ठंडा रहेगा, जिससे उठा के हम रख सकते हैं। तो कौन सा प्लास्टिक होता है बेटा? होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। गर्म करने से वो वाला भाग गर्म नहीं होता, क्योंकि उसको एक बार हमने, ठीक है, गर्म करके मेल्ट करके लगा दिया, ठीक है, उस प्लास्टिक को, उसके बाद उस तापमान का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो कौन सी प्लास्टिक होती है याद रखो, जो प्रेशर कुकर के हैंडल होते हैं और जो भी उसमें उपकरण है, ठीक है, जैसे जो चाय बनाने वाला जो बर्तन आता है उसको कुछ कहा जाता है, उसमें भी ऐसा लगा होता है, उसको भी आप देखो गर्म नहीं होता है ना। तो कौन सी होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। निम्नलिखित में किसमें बाह्य निषेचन होता है बेटा? बाह्य निषेचन किसमें होता है? निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, सिंपल सी बात है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का संलयन हो रहा है, ठीक है, मिल रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है दोनों का, उसके बाद फिर जाइगोट जो बनता है, ठीक है। सिंपल सा क्या, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिल रहे हैं, तो यही है। तो अब देखिए मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो मिलेंगे, या तो बाहर मिलेंगे या तो अंदर मिलेंगे, शरीर के फीमेल बॉडी के अंदर मिलेंगे या तो फिर बाहर मिलते हैं। तो अगर बाहर हो रहा है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बाहर उनका निषेचन हो रहा है, तो वो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और फीमेल के अंदर हो रहा है तो उसको कहेंगे हम इंटरनल यानी आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फ्रॉग में क्या होता है बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, एक्सटर्नल होता है। कैसे? जो तालाब वगैरह है उसमें क्या होते हैं, जो मेल फ्रॉग्स हैं और स्पर्म उड़ते हैं, और जो फीमेल फ्रॉग्स हैं, ठीक है, वो उनके द्वारा एग रिलीज होता है। तो एग एक थैली में होता है, उसी में आके शुक्राणु ऐसे चिपक जाते हैं, और ये अधिक मात्रा में एग्स रिलीज करते हैं, ताकि कुछ तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ जलीय जीव जंतु खा जाते हैं, फिर वही जो एग्स और जो आपके स्पर्म है वो वहीं फर्टिलाइज होते हैं, फिर उनसे नए टेडपोल्स बनते, धीरे धीरे वो मेढक में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, काऊ यानी गाय में इंटरनल होता है, डॉग में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चंस आएंगे बेटा, कुछ अलग से नहीं आएगा, आपका सिलेबस बिल्कुल डिसाइड है, ठीक है। और हमने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया है, बाकी हम अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी करा देंगे, और आप सभी को जुड़े रहना, लगातार मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-10 क्वेश्चंस करते जाएंगे, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी, है ना। चलो होमवर्क का क्वेश्चन नोट कर लो, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, ठीक है, प्लेन मिरर से जो भी आपका इमेज बन रहा है कैसे बनेगा, क्या क्या मैंने ये सावधानी मतलब क्या क्या कंडीशंस हैं और कैसा इमेज बनेगा मैंने आपको बता दिया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा है क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी और नेचुरल गैस। इनएग्जॉस्टिबल है मतलब समझो, एग्जॉस्ट मतलब समाप्त होना, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो समाप्त नहीं होता। अब आपको बताना है 4 ऑप्शन से ABCD में से आंसर क्या होगा। बाकी अच्छे से मेहनत करो, पढ़ते चलो और हमसे जुड़े रहो, बिल्कुल इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। पिछले साल हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़े और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। बारी है आपके इस बार वाले बच्चों की। तो नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए नवोदय लाइव बैच है हमारे पास, रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे। सैनिक स्कूल और RMS की तैयारी के लिए भी हमारे पास तेजस लाइव बैच है, और बाकी आप रिकॉर्डेड बैच से तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बाकी लास्ट में नवोदय सैनिक स्कूल की बात करें और RMS की बात करें और यूपी सैनिक स्कूल,
एग्जाम लगभग आपका दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर में यूपी सैनिक स्कूल और आरएमएस का एग्जाम, और जनवरी के आसपास मान लीजिए सैनिक स्कूल का एग्जाम। ठीक है, आरएमएस और यूपी सैनिक स्कूल दिसंबर में, और जनवरी में सैनिक स्कूल का एग्जाम। लास्ट में बच्चों के मन में तो सर जीके कैसे पढ़े, इतनी सारी चीजें याद कहां से करें। बिल्कुल निश्चिंत रहो बेटा, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। जीके का स्पेशल बैच आपके लिए आ गया है, इसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे जीके से, मतलब क्लास 6 आरएमएस यूपी सैनिक स्कूल और सैनिक का जीके कवर करेंगे। पिछले बार हमारे पढ़ाए हुए 25 में से 24 क्वेश्चंस आए थे सैनिक स्कूल के एग्जाम में। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे पास बैचेस है। ये कंप्लीट पैकेज है बेटा, यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी करना नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस, तो हमारे पास अर्जुन बैच है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और देखिए जितने भी रिकॉर्डेड बैचेस हैं और जितने भी जो प्रैक्टिस सीट्स हैं, उसमें आप सभी के लिए 20% का स्पेशल डिस्काउंट है अभी एग्जाम तक। एग्जाम 20 कूपन कोड अप्लाई करके आप 1000 रुपए का मतलब कि 20% का स्पेशल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जो लाइव बैचेस है उसमें 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है आपके लिए, जो लाइव बैचेस हैं। और जो जितने भी रिकॉर्डेड बैच हैं और जो प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट है, देखो बेटा आप नवोदय विद्यालय का एग्जाम 13 दिसंबर को है, तो आप सभी के लिए मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा ना किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप अपने आप को चेक करोगे कि 2 घंटे में हम पेपर कर पा रहे हैं कि नहीं। उसी प्रकार सैनिक स्कूल के लिए जो मॉक टेस्ट है उसमें भी 2.5 घंटे का हम आपको समय देंगे और 125 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किस तरीके से आप पूरा पेपर समाप्त कर पाओगे, सारी चीजें जरूरी है बेटा, है ना। तो इसलिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट जरूर से जरूर दें, जरूर से जरूर सॉल्व करें, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो। बाकी क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे। जिस पे भी इनरोल करना है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्लिक कीजिए, प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो और अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने साइंस से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में भी दिए हैं। होमवर्क में मुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, सभी बच्चों को देना है। और पहला प्रयास तो पता ही है कि खुद से प्रयास करना है बेटा, जो भी मैं होमवर्क में देता हूँ या क्वेश्चन स्क्रीन पे होता है, ठीक है, खुद से प्रयास करना है, पढ़ते चलना है, समझते चलना है। बाकी बताने के लिए मैं हूँ, समझाने के लिए मैं हूँ। सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं मैं अपलोड करता जाऊंगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो मैं बता दूंगा। और आप सभी के लिए क्लास 9 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, यानी अभी भी आपके पास समय है, 7 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।